हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें हम देखेंगे, पहले हमारा टॉपिक आज का है भारतीय वित्त प्रणाली। यानी भारतीय वित्त प्रणाली होती क्या है, इसके कितने भाग हैं, किन किन भागों में बांटा गया, उनके नाम क्या है, आज हम ये सब पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय वित्त प्रणाली, इसे दो भागों में बांटा गया है, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। एक होता है मुद्रा बाजार, एक होता है पूंजी बाजार। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, भारतीय मुद्रा बाजार में दो भागों में इसको बांटा गया है, संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र में ऐसे होते हैं जिसमें कि बैंक को यानी जो भी क्षेत्र होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का थोड़ा सहयोग होता है। तो ठीक है, उसको देख लेते हैं। संगठित क्षेत्र में क्या होगा, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बैंक है। फिर वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक और सहकारी बैंक, ये होगा। अब इसमें से आरबीआई के जो तीन अंग है, यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो तीन भाग है, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक और विदेशी बैंक। निजी बैंक जो प्राइवेट बैंक होते हैं, सार्वजनिक बैंक जो कि कई बैंकों को मिलाकर कई रूप से बनते हैं, और विदेशी बैंक जो कि विदेश में होते हैं, लेकिन उनका जो शाखाएं होती है वो अपने देश में भी होती हैं। उसके बाद फिर असंगठित क्षेत्र में देसी बैंकर, जैसे कि साहूकार व महाजन। जैसे अपने गाँव में या फिर देखे होंगे शहर में भी साहूकार होते हैं जो कि पैसा देते हैं, मनी लेंडर जिसे हम बोलते हैं, उन्हें ये हमारे देसी बैंकर होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं पूंजी बाजार में क्या है, परम प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार और विकास वित्त संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। और देखेंगे औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार होते हैं। तो ये थे आपको पहले भारतीय वित्त प्रणाली के भाग, इनको किन किन भागों में बांटा गया था। यानी कि पहले भारतीय मुद्रा बाजार को किन किन भागों में बांटा गया, ये आपके संगठित असंगठित हो गए इसमें पूरे। इसके बाद फिर भारतीय पूंजी बाजार, जिसमें कि आपको ये चार इनके बताए गए शाखाएं, और इन शाखाओं में से दूसरी शाखा जो हमारी है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, जिसमें कि दो शाखाएं हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। ठीक है, अब देख लेते हैं असंगठित क्षेत्र में क्या क्या होता है या फिर किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत देसी साहूकार, महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। यानी कि जो हमारे गाँव में या फिर शहरों में साहूकार होते हैं, जिससे हम सभी लोग कर्ज लेते हैं, जैसे 10% 5% जो भी होता है उनका देने का रेट, उन्हें हम क्या कहते हैं, असंगठित क्षेत्र। ग्रामीण तथा कृषि शाख में अब भी इसका बहुत भूमिका रहती है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि लोग बैंक के बारे में उतना जानते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, साहूकार महाजन से पैसे लेते हैं उधार के रूप में या फिर कर्ज के रूप में। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र के और कृषि के लिए भी कुछ लोग लेते हैं, जैसे खेती करने के लिए उनके पास बीज के पैसे नहीं हैं, खाद के पैसे नहीं है, तो क्या करते हैं, वो उधार लेते हैं साहूकार महाजन से। उसके साथ जो साहूकार महाजन होते हैं वो उसमें ब्याज लगा करके उनसे पैसा वसूली करते हैं फिर है। तो ये हो गया असंगठित। अब संगठित क्षेत्र, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष स्थान पर है। यानी कि इसमें क्या होता है, संगठित क्षेत्र में सबसे पहले स्थान पे यानी सर्वोच्च जो स्थान है वो भारतीय रिजर्व बैंक का है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं, और इसके साथ ही जो इनके अंतर्गत आते हैं या इसके साथ आते हैं वो निजी क्षेत्र, जैसे प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक होते हैं, और अन्य वित्तीय संस्थाएं जो कि छोटी मोटी जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो होती हैं। फिर इसका देखते हैं मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार के अंतर्गत मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण एक प्रमुख कार्य होता है। मुद्रा बाजार में क्या होता है कि मुद्रा की आपूर्ति, जैसे कि बहुत ज़्यादा मुद्रा का चलन ना हो जाए, मुद्रा को एक बैलेंस रूप में हम उसको चलाएं, उसका क्या पूरा होता है, नियंत्रण होता है, जिसको कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। यानी कि जो भारत में मुद्रा का निर्गमन होता है या मुद्रा का प्रचलन होता है वो कौन नियंत्रित करता है, आरबीआई, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी का कार्य होता है मुद्रा का निर्गमन करने का भी और इसे कंट्रोलिंग करने का भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, यानी ये पहले याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आरबीआई का गठन कब हुआ था यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सब में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर 1926 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, जिसका राष्ट्रीयकरण और 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यानी कि इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये एक राष्ट्रीय बैंक के रूप में इसे घोषित किया गया था कब, 1 जनवरी 1949 को। तब से यह भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, और तभी से यानी 1 जनवरी 1949 से ही आरबीआई भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, यानी भारत सरकार के द्वारा ही कार्य किया करता है।
प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यानी सबसे पहले जो रिजर्व बैंक का गठन किया गया था उस समय उसका हेडक्वार्टर या फिर कार्यालय जो कहाँ था, कलकत्ता में था, जिसे हम कोलकाता इसमें बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में इसे स्थायी रूप से 1937 ईस्वी में बम्बई स्थापित यानी मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में से क्या किया गया, इसका जो हेडक्वार्टर था उसको चेंज करके 1937 में मुंबई में किया गया शिफ्ट। सर ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक के इस समय जो जैसे गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, तो वैसे ही जो पहली बार 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था तो उस समय उसके गवर्नर कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है ये भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है ये, और पहले गवर्नर कौन थे, ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपको हमने 3 क्वेश्चन बता दिए। एक रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी 1935 ईस्वी में, और प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, और वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं। यानी कोई भी काम, किसी भी चीज़ की स्थापना होती है तो उसके कुछ कार्य होते हैं, उसका कुछ कार्य क्षेत्र होता है। तो इसमें क्या है, रिजर्व बैंक के 2 कार्य क्षेत्र हैं, यानी 2 प्रकार के कार्य करता है। सामान्य केंद्रीय बैंक कार्य, सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य, यानी कि सामान्य नॉर्मल जो बैंकिंग काम होते हैं वो सब करता ही है। विकास संबंधित और प्रवर्तक कार्य, और जो डेवलपमेंट का काम भी होता है वो भी रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें चेंजिंग का भी, यानी जो डेवलपमेंट के साथ साथ चेंजिंग होता है उसका भी कार्य कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर रिजर्व बैंक जाएगी पुल बनवाएगी, रोड बनवाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये अपने कार्य क्षेत्र यानी बैंकिंग सेक्टर से ही, जो बैंकिंग सेक्टर में ही जो डेवलपमेंट होता है केवल उसी कार्य को करेगी। ये नहीं कहीं रोड बनवा रही है, कहीं स्कूल बनवा रही है, कहीं अस्पताल बनवा रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। केवल ये अपने क्षेत्र यानी अपने दायरे के अंतर्गत विकास, यानी बैंकिंग सेक्टर में जो विकास होगा वो, और बैंकिंग सेक्टर में जो परिवर्तन होंगे उन्हें ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। जिसमें मुद्रा निर्गमन, मुद्रा पर नियंत्रण, मुद्रा का जो होता है प्रचलन कितना करना है कितना नहीं करना है। इसके बाद फिर मुद्रा को जो जैसे कि डिमोनेटाइजेशन होता है, जैसे कि विमुद्रीकरण, और या फिर ऐसे समझ सकते हैं नोटबंदी जैसे हुई थी, तो ऐसे कार्य जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही किया जाता है। तो ये सब थे आज के भारतीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये चैनल पे अगर आप इस नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और जो आपका यूपीएसआई का पेपर होने वाला है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, और अपने चैनल पे हमेशा बताते ही रहते हैं। और अगर आप इस चैनल के द्वारा और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और अपने दोस्तों के साथ जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, केवल यूपीएसआई के लिए ही नहीं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पेपर होते हैं सबके लिए ये सब जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।